बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट का टॉपिक कवर किया था, है ना। 2 नंबर के हिसाब से देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट, सुपर कंडक्टिविटी, ये टॉपिक, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है ना। ये तो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ये तीनों में आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर लें। देखो ये है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स। हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में बेटे रेजिस्टेंस डील करते हैं ना, या फिजिक्स में कह लो, सब 2 तरह का ही रेजिस्टेंस होता है। मेनली 2 तरह का रेजिस्टेंस होता है बेटे। ये कहिए रेजिस्टेंस के 2 कैटेगरी हैं। एक तो होता है वायर बाउंड रजिस्टर और एक होता है कार्बन रजिस्टर। आज हम कार्बन रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। वायर बाउंड तो सीधा साधा हिसाब है साहब, तार होता है, तार से बनाया जाता है। वायर बाउंड का सीधा साधा मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे, मीटर बेस का एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपका एम है टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, या ओम्स लॉ का करते हो, रेजिस्टेंस निकालो या रेजिस्टिविटी निकालो, ठीक है ना। तो अब हम उसमें जो रेजिस्टेंस लेते हैं वायर बाउंड होता है। ज्यादा मैग्नीफायर वायर लिया जाता है लैब के अंदर। मैग्नीफायर वायर सॉफ्ट होता है, एल्यूमिनियम जैसा तार होगा, ठीक है। अगर आप उसे एक जगह लपेट लोगे तो जैसा लपेटोगे वैसे का वैसे ही रह जाता है। वो बहुत सॉफ्ट तार होता है, चांदी जैसा। ये जैसे चांदी होती है बहुत सॉफ्ट ऐसी होती है। उस वायर को ले, मान लो आपने 1 मीटर का तार ले लिया साहब, तो उस 1 मीटर के तार को पेन के ऊपर लेके या जॉकी के ऊपर लेकर के उसको लपेट देते हैं। पेन के ऊपर, मान लो पेन के ऊपर लपेटा, स्प्रिंग बना दी, तो अब जो ये रेजिस्टेंस तैयार हुआ ये कहलाता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब जो आपने लैब के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा बेटे, रेजिस्टेंस बॉक्स सभी ने देखा है। उस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो ये रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वायर बाउंड होता है। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स को खोल के देखोगे, ऊपर 2 स्क्रू होते हैं, उनको खोल के साइड को खोलो रेजिस्टेंस बॉक्स को, तो आप उसके नीचे देखोगे तार लटके रहते हैं। और कुछ नहीं है, एक तार दोनों एंड को एक जगह ऊपर उसके साथ की के साथ जुड़ा होता है, नीचे तार लटका होता है, उसको थोड़ा सा स्प्रिंग फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। वो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए दिया जाता है। ये कहलाता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक तो लैब में ये यूज किया जाता है। दूसरा है कार्बन रजिस्टर, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। कार्बन रजिस्टर कुछ नहीं है साहब, ये कार्बन ही होता है, ठीक है। प्लास्टिक का एक छोटा सा वो लिया, टुकड़ा लिया, उसके अंदर कार्बन को भर दिया साहब, एक प्रकार से प्लास्टिक जैकेट कहते हैं उसे, ठीक है। उसमें कार्बन भर दिया। जैसे आपका अपना ये मान के चलो, मोटा मोटा जो पेन का सिक्का होता है ना, बॉल पेन का सिक्का, उसके छोटे छोटे पीस काट लो, तो अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, वहां पे कार्बन भर दो। वो प्लास्टिक जैकेट होगी, उसमें कार्बन भर दिया, कार्बन रजिस्टर होता है। और दोनों साइड से उसके अंदर मेटल रॉड घुसा देते हैं, जिससे कि वो बाहर सर्किट के अंदर आसानी से सोल्डिंग करी जाए या उसे जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर होते हैं बेटे, बस समझ में आइए। तो आज हमको ये कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। जो हेडिंग है ना, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस, ठीक है, वो यही है। जब आप लैब में कार्बन रेजिस्टेंस देखोगे ना, तो वो पहली बात तो छोटा होता है बहुत, ये इतना होता है जैसे बॉल पेन का क्या नाम है, ये यही मान के चलो, इतना होता है जो निब है ना, इतना। थोड़ा से बड़ा भी आ जाता है, डेमो के लिए बच्चों को दिखाए जाते हैं, वो साइज में बड़े आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली साइज यही होता है, ठीक है। उसके ऊपर जब आप देखोगे ना, तो उसके ऊपर आपको कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। ये कलर बैंड, इस टॉपिक का नाम है कलर कोडिंग। इन बैंड की सहायता से, इन बैंड्स की सहायता से, इनके कलर की सहायता से आप ये बता दोगे कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ये देखने में छोटा होता है, क्या कि लाख ओम के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इनका, बस वजह बेटे वो कलर से अंदाजा लग जाता है कम है या ज्यादा है। वैसे हैवी रेजिस्टेंस यूज करे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। वैसे पैसे के हिसाब से बहुत सस्ता होता है सब, ठीक है ना। 1 रुपए के 4-5 आ जाते हैं, और भी सस्ते आते हैं अगर बल्क में उठाओगे तो, ठीक है। इधर देखो, तो कलर कोडिंग, तो आज की क्लास में हम लोग ना बेटे ये जो कार्बन रजिस्टर है, इसके कलर की सहायता, इसके ऊपर जो बैंड बने हुए, जो रिंग बनी हुई है ना, ये इन रिंग्स के जो कलर है, इनकी सहायता से बता देंगे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इधर देख, वो डिजाइन के हिसाब से आपको डंबल शेप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको सिलेंड्रिकली बनाते हैं बेटे, ठीक है। पेपर के हिसाब से सिलेंड्रिकली बनाया जाता है। मान लो साहब ये कोई कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। ये प्लास्टिक का जैकेट है, इसके अंदर कार्बन भरा हुआ है, और ये मैंने उसको ये दोनों वायर दिखा दिए, सब कंडक्टिंग वायर। तो इसके ऊपर बेटे कलर कोडिंग होती है, इसके ऊपर रिंग्स बनी होती हैं। ये रिंग 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और मैक्सिमम ये 4 होती है बेटे, 4 से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। 4 रिंग मैक्सिमम होती है। अब ये जो पहली रिंग है ना बेटे, अब अगर आप इन रिंग का कलर याद कर गए और उनके सीक्वेंस को पढ़ लिया, समझ लिया आपने, तो आप इनका रेजिस्टेंस बता दोगे, जो अंदर कार्बन भरा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। जैसे आपने केमिस्ट्री में IUPAC नेम पढ़ने का एक तरीका है, उसका फॉर्मेट है कि अगर वो समझ में आ गया तो किसी का भी नेम लिख दो, ऐसे इसका है। लेकिन ये बहुत सस्ता है, मतलब आसान है, ठीक है। IUPAC के इतना टफ नहीं है, केमिस्ट्री बराबर। इधर है, मान ले बेटे ये कलर बैंड है, फिलहाल ये 4 है, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्ड जो डिजिट है वो ABCD है। बच्चा बोला डिजिट, हाँ सुनो, ये जो कलर है ना बेटे, कलर, इन कलर को याद करने का एक तरीका है, इनका सीक्वेंस हमें याद करना होता है। जैसे कलर मेरे पास होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। तो हर कलर के कॉरस्पॉन्ड एक डिजिट दी गई है, हर कलर के कॉरस्पॉन्ड। जैसे ब्लैक को दे रखिए 0, ब्राउन के कॉरस्पॉन्ड 1 है, रेड के कॉरस्पॉन्ड 2 है। आप ये डिजिट चेंज नहीं कर सकते, डिजिट फिक्स होती हैं। अब इनका कलर याद रखने का एक तरीका है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है BB रॉयल, ग्रेट ब्रिटेन,
हैज वेरी गुड वाइफ, बीच का हैज और हेड लगा कुछ भी हटा रखा है, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वैसे दो लाइन ज्यादा फेमस है, पहले वाली जो ऊपर वाली है ये लाइन मेन याद रखना, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और अगर और बढ़ाना चाहो तो और ये है वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है, वो भी बता दें। अब ये जो लाइन आपने याद करी है बीबी रॉय, इस लाइन को याद करने का बेनिफिट ये होता है कि इनके जो ये पहला लेटर है बीबी रॉय का, ये जैसे ग्रेट का ग्रीन ओ जी, इनका पहला लेटर बेटे किसी एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। हमको लाइन याद हो जाती है, उस लाइन से कलर याद हो जाते हैं। जैसे ये जो पहला बी है ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, बी ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है। इनमें कंफ्यूजन ना हो, इनको आप कैसे भी अपना याद कर लीजिए। 3 बार बी आता है, ब्लैक ब्राउन और ब्लू। बस ये गलती ना हो जाए जल्दीबाजी में, ये कंफ्यूजन बन जाए सर बीबी रॉय, ठीक है। बीबी जो पहला बी है सर ब्राउन था, ये ब्लैक था, पहले ब्लैक आता है। ब्लैक जैसे सिर के बाल हैं ब्लैक है, मेरे सफेद होने लग गए, आपके तो ब्लैक होंगे, ब्लैक, फिर उसके बाद स्किन आ जाती है ब्राउन, फिर ब्लू, ब्लू यही आंख नीली आंख होती है बेटे, ठीक है ना। तो अपना अंदाज है कैसे भी याद करिएगा, मैंने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये ब्लू, नीली आंखें होती हैं, ठीक है। तो 3 बी आते हैं, तो सबसे पहले ब्लैक ब्राउन और ब्लू, इनमें कंफ्यूजन ना हो बस, ठीक है। ये बी पहला ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। जब आप ये लाइन याद कर लोगे ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो इनके कॉरस्पॉन्ड आपको एक कलर की सीक्वेंस याद हो जाएगी, बस इनमें कंफ्यूजन नहीं आएगा फिर। और फिर ये याद हो गई तो फिर वो 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना कि 0 से लेकर 9 तक। बस ये गलती मत कर देना कि ऊपर 1 लिख लो, सब 1 से स्टार्ट कर दो। जो बच्चा प्रैक्टिस कम करता है वो 1 से स्टार्ट कर देता है, 1 से स्टार्ट हुआ नहीं खत्म हुई सब। तो कुल मिला के बस ये है कि तुझे ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, और उस लाइन की सहायता से तुझे ये कलर और ये सीक्वेंस याद हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा बेटे ये जो 3 कंसेप्ट और याद रख, इसे टॉलरेंस पावर कहेंगे। गोल्ड की कॉरस्पॉन्ड 5% टॉलरेंस पावर होती है, जिस चीज को आप एरर कहते हो ये वही चीज है। गोल्ड अगर कलर मिलेगा 5%, सिल्वर मिलेगा 10% प्लस माइनस, और अगर कोई कलर ही नहीं मिला, कोई कलर ना मिलेगा मतलब वहां आपको गोल्ड दिखाई दिया ना सिल्वर दिया, तो फिर भूल जाए, फिर कुछ हो गई, तो उसी 20% टॉलरेंस पावर होगी। बच्चा बोला टॉलरेंस पावर, हाँ ये एरर है, मैं इधर समझाता हूँ, देखो ये जो ABCD मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये डिजिट्स हैं बेटा, अभी जनरल लिखा रहा हूँ ना, तो दैट्स व्हाई 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज हो सकती हैं कोई भी, ठीक है। अब जो पहली रिंग होती है, इसमें पहली रिंग होती है, ठीक है, ये पहली रिंग रिप्रेजेंट करती है बेटे, पहली वाली फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जो दूसरी वाली है ये रिप्रेजेंट करती है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। पहली रिंग रिप्रेजेंट करती है पहली सिग्निफिकेंट फिगर को, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर को, ठीक है। जो तीसरी है बेटे ये रिप्रेजेंट करती है डेसिमल मल्टीप्लायर को, डेसिमल मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो चौथी है बेटे नंबर 4 है, ये टॉलरेंस को, ये रिप्रेजेंट करती है टॉलरेंस को। बच्चा बोला चलो पहली सिग्निफिकेंट, ये मतलब क्या है, मतलब ये सुन, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे वो चारों कलर देखने हैं, देखिए सब यहाँ पे कोई भी कलर मिल सकता है बेटे। पहली 3 रिंग जो है ना, ये कोई भी कलर की हो सकती है, कोई भी कलर, लेकिन ये चौथी जो रिंग होती है ना, ये हमेशा टॉलरेंस पावर की होती है। इसके अंदर आपको या तो गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देन हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहली डिजिट A पहली सिग्निफिकेंट फिगर, B दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, फिर उसके बाद बेटे अपनी तरफ से आपको मल्टीप्लाई करना है 10, ठीक है। और जो तीसरी डिजिट है, तीसरी, वो इसका पावर चढ़ाती है, उसका क्या हो जाएगी, पावर। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके पास आपको टॉलरेंस जो पावर है, सही है, वो सॉरी जो टॉलरेंस वैल्यू है वो प्लस माइनस परसेंटेज में लिख देनी है, प्लस माइनस परसेंटेज में लिख देनी है। और हाँ है ना, जैसे क्वेश्चन देख, क्वेश्चन की सहायता से ही आप इसको समझ पाओगे बेटे। ये क्वेश्चन है, मुझे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ, मुझसे कहता है साहब इसकी वैल्यू लिखिए। पहला कलर क्या है सर, पहला कलर है येलो, ठीक है साहब, पहला है येलो, मैं लिख रहा हूं पर आपको लिखना नहीं है, आपके सामने वो लिखा हुआ है मैंने पहले से, ठीक है। पहला कलर क्या है साहब, सर येलो, दूसरा वायलेट, ठीक है जी, तीसरा सर ब्राउन, चौथा सर गोल्ड। ये 4 रिंग दे रखी है, हाँ सर ये 4 रिंग है, हो गई साहब, ठीक है। पहले कलर देख लो क्या है, हो गया कलर येलो, सर येलो के कॉरस्पॉन्ड जो डिजिट है वो 4 है, तो यहाँ तो आएगी 4, पहले डिजिट अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, ये हुई 4। वायलेट, सर वायलेट जो है वो 7 है, ठीक है साहब। सर ब्राउन है 1, और सर गोल्ड के लिए मैं जानता हूँ टॉलरेंस पावर प्लस माइनस 5% होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो याद हो जाती है, लेकिन मैंने पहले भी वो क्या नाम पहला है इसलिए आपके सामने लिख के दिखाया। अब देन हाउ टू राइट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, आ जाओ सब। जो पहली डिजिट है वो ऐसी के ऐसी 4, दूसरी डिजिट ऐसे के ऐसी 7,
मल्टीप्लाई का साइन 10 अपनी तरफ से पावर ये दैट इज 1, ब्राउन 1 है साहब, क्लियर है, प्लस माइनस टॉलरेंस पावर कितनी है 5% साहब, ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है। और हाँ तो बोल यार प्लस माइनस 5 मतलब 47 गुणा में एक प्रकार से 470 हो गया ये, ठीक है। तो 470 ओम का ये रेजिस्टेंस है, हाँ उसके अंदर 5% कम ज्यादा तक हो सकता है। एरर का मतलब आप लोग समझते हैं ना, ठीक है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कोई वैल्यू है, अगर मैं तेरे सामने ये वैल्यू लिखता हूँ, देखियो कोई रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 100 प्लस माइनस 10%, ये लिख करके दिया हुआ है। इसका मतलब आप लोग समझते हो, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 10%, 100 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, मतलब कि ये 90 से लेकर के 110 के बीच में लाई करती है, ये होता है इसका मतलब। 90 से लेकर के 110, सही है ना, 100 का 10% कम करो 90 रह गया, और 100 में 10% जोड़ो 110 हो गया साहब, ये वैल्यू 90 से 110 के बीच में होगी। ये एरर हो सकता है इसके अंदर, ये मैन्युफैक्चरिंग एरर है। बात समझ आइए कितनी सावधानी से उसको बनाया गया है। तो इसका मतलब बच्चा बोला सर यहाँ तो गोल्ड मिले तो सबसे बढ़िया है, हाँ सर, अगर ये चौथी रिंग गोल्ड की मिली तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस गोल्ड लगने का मतलब है कि सिर्फ 5% एरर है, टॉलरेंस पावर 5% है, और साहब अगर सिल्वर आए तो 10% है। बच्चा बोला कलर ही नहीं आया, ये मतलब लैब की जब क्वेश्चन आया तो ये आई ही नहीं, रिंग ही नहीं आई वहाँ, सब 3 आई तो 3 आई तो 43, क्या चाहिए 47 गुणा 10 बस, और प्लस माइनस फिर 20%, प्लस माइनस 20%। पेपर में मैक्सिमम चांस होते हैं कि रिंग ये कलर नहीं देता, गोल्ड और सिल्वर की रिंग नहीं देता है, कई बार हुआ है सब। क्यों नहीं देता कि गोल्ड सिल्वर देते बच्चे को टॉलरेंस पावर याद आ जाती है, लिखनी है, और जब कलर नहीं होता जल्दीबाजी में भूल जाता है कि नो कलर की 20% टॉलरेंस पावर है, जब कलर नहीं आया तो 20% एक क्या आना है। बात समझ में आई है, ठीक है बेटे। तो ये सवाल बनता है इसके ऊपर, कुछ नहीं है, कलर दे देगा, बैंड प्रोवाइड करेगा, आपको इस लाइन की सहायता से वो बैंड लिख लेने हैं, कौन कौन सा है, मतलब ये वैल्यूज लिख लेनी है, फिर ये 47 गुणा 10 पावर 1 प्लस माइनस 5%। देखो ये बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्यों जोड़ दिया गया कि दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर, ये चाहिए दिया, कई बार बच्चा खतरनाक होता है, ये 47 है, 47 है ये, कई बार बच्चा इसको मल्टीप्लाई मान के 7 चौक 28 कर लेता है, इसलिए उसमें लिखवाया जा रहा है कि दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं दिस इज नॉट a इंटू बी, ये a इंटू बी नहीं है, ये 4 इंटू 7 नहीं है, ये 47 है। बात समझ आइए नहीं, 4 इंटू 7 नहीं है 47 है, ध्यान रखना, इसलिए बार बार वो सिग्निफिकेंट फिगर बोली जा रही है, इसलिए वो लिखवाया है कि दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर। जो मन का कमजोर होगा वो a इंटू बी याद करेगा, 7 चौक 28 कर देगा, इसे 280 ओम कर देगा, नहीं ये 470 ओम है, ये कितने का रेजिस्टेंस है 470 का, ठीक है। तो ये 470 प्लस माइनस 5% का रेजिस्टेंस है साहब, ये और प्लस माइनस 5% का मतलब आप समझ गए कि 470 में से 5% कम से लेकर के 5% ज्यादा तक के बीच में कोई भी वैल्यू सी हो सकती है। ये एरर है, ये तो हम लोग जानते हैं, 11th में पढ़ करके आए साहब। और हाँ तो बोल, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन को रोको और वीडियो को बैक करके जो भी डेफिनेशन आप लिखना चाहो, ठीक है, वो लिख लीजिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन लिख रहा लिख लिया बेटे। तो एक अंदाज तो इसका ये बनता है, अंदाज क्या है कि फिगर दे देगा, फिगर नहीं देगा तो वो क्या नाम है कलर की सीक्वेंस दे देगा, ठीक है। फिगर नहीं देगा तो कलर की सीक्वेंस दे देगा कि साहब इसका रिजल्ट लिखो, मतलब इसका आंसर लिख दो, कलर कोडिंग की सहायता से रेजिस्टेंस लिख दो। एक तो अंदाज ये होता है, एक अंदाज होता है कि ये आपको कलर की वो क्या नाम है रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा कि इसकी कलर कोडिंग बताओ क्या होगी। बोलिए साहब क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस बोल क्या दे रखा है, चलो रेजिस्टेंस दे रखा है 3700 ओम प्लस माइनस 10%, 3700 ओम प्लस माइनस 10%, ये दिया हुआ है साहब 3700 प्लस माइनस 10%। बच्चा बोला सर इसमें क्या है, इसको लिखने का सर फॉर्मेट ये है, आपको हम आर ऐसे लिखा जाता है हम हमारे इंटू 10 टू पावर सी और प्लस माइनस d%, ये तरीका है हमारा, ठीक है। तो इसको सर आप पहले ऐसे लिखो, तो मैंने जब इसको ऐसे लिखा तो ये निकला 37 इंटू 10 टू पावर 2 और प्लस माइनस 10%, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख लिया। एक बात क्लियर सुन लो, बड़े बच्चे हो आप सोच के बताना, यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर मतलब दो ही वैल्यू होंगी, इसके बाद तो मल्टीप्लाई 10 की आएगी, ये कंपल्सरी आपको दो ही मिलेंगी। यहाँ पे ना ये नहीं मिल सकता जैसे 376 दे देता ना, वो नहीं मिलेगा, ये इसकी लिमिटेशन है मेथड की, ये 10 का मल्टीप्लाई नहीं उठाता है, ठीक है। आगे सिर्फ दो ही वैल्यू मिल सकती है, उसके बाद तो 10 की मल्टीप्लाई आएंगे बेटे, ठीक है, इसलिए एरर के साथ चलता है ये। अब ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया साहब। अब बोल दो सर इसमें सबसे पहले 3, सर 3 के कॉरस्पॉन्ड ऑरेंज, तो पहला कलर है साहब ऑरेंज, फिर 7 के कॉरस्पॉन्ड वायलेट, सर दूसरा है वायलेट, फिर तीसरा 2 सर फिर है रेड, और सर फिर उसके बाद 10% एरर, तो इसका मतलब सिल्वर। ये कलर सीक्वेंस है। और हाँ तो बोल यार, ठीक है ना, ऑरेंज
वायलेट रेड और 10% का मतलब है सिल्वर। तो दोनों अंदाज समझ में आए कि फिगर दे देगा मतलब बैंड वो सीक्वेंस दे देगा, लिखवा लेगा, वैल्यू लिखो। एक दूसरा वैल्यू दे देगा और साफ वो सीक्वेंस लिखो। हाँ, एक बच्चे के मन में ये आ सकता है कि सर सारे कलर सेम हो सकते हैं। हाँ, जैसे तेरे को फॉर एग्जांपल बेटे मान ले ये दे दे रेड 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 और गोल्ड, ये दे दीजिए तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, रेड का मतलब 2 है ना, 2 इंटू 2 10⁻² प्लस माइनस 5%, ये आंसर है सर। क्या सारे सेम आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं सर। बच्चे के मन में ख्याल आता है कि सर सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। हाँ सर 2 ही आ सकते हैं, ये मल्टीप्लाई दे ही ना रखा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना। या तीसरे पे ब्लैक कुछ भी आ सकता है, ब्लैक कहीं पे भी आओ, ठीक है ना, उसे मत घबराना। जैसे मैं तेरे को फॉर एग्जांपल ये लिख के देता हूँ रेड रेड ब्लैक या रेड ब्लैक ब्लैक, ठीक है ना। और बस ये 3 दे दिए। रेड का बोलिए साहब 2, ब्लैक का बोल 0, फिर 10⁻0 वो प्लस माइनस 20%, क्योंकि कुछ कलर नहीं दिया था सब 20% लगा दिया। सब 10⁻01 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें 20% समझाता हो सकता है सर, ठीक है ना। तो 20 का 10% 2, 20% 4, तो मतलब 16 से लेकर के 24, तो ये 16 से लेकर के 24 ओम का रेजिस्टेंस है। हाँ या ना। अब तू अंदाजा लगा क्या ये लाखों में जाते हैं? हाँ सब लाखों में आते हैं। देखिए ये 2200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पावर 3 हो जाती 22,000 हो जाता, कलर आती ऑरेंज आती है ना। और तू देख वहां अगर ग्रे और व्हाइट आ गया तो साहब ये पावर 8 पावर 9 है ना। इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन सुन लो यही है कि ना, जैसे कोई आप ये कह दो सर कि मैं ये रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूँ, जैसे समझना आप प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब के अंदर और आपके सामने जो लैब स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब जो सर लैब को वहाँ पे मैनेज करते हैं, जिनको हम लैब स्टूडेंट कहते हैं, वो मुट्ठी भर के रेजिस्टेंस लेकर के आए, वो आपके सामने रख दिए कि भाई जो जो जरूरत है इसमें से ले लियो। ऐसे लैब में किया जाता है। आओ एक साथ 25-30 रेजिस्टेंस दे देते हैं, सस्ते आते हैं सर, तोड़ जाएगा ले जाएगा, है ना। अब तेरे को उसमें जैसे समझना, तुमको 2200 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था, 2200 ओम का, तो 2200 ओम चाहिए था, तो क्या कलर कोडिंग तू पढ़ेगा सर? 2200 ओम के लिए मैं पढ़ूंगा रेड रेड और रेड, बिल्कुल सही है। एक मैंने पढ़ा रेड, तीनों रेड पकड़ लिए। एक ऐसा मिला जिसके रेड के बाद गोल्ड था, एक ऐसा मिला रेड के बाद सिल्वर था, रेड 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 गोल्ड, रेड 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 सिल्वर, और एक ऐसा मिला रेड के बाद कुछ नहीं था, रेड 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 खाली। कौन सा बेस्ट है साहब? किसको यूज करूं? या सबसे कॉमन सी बात है जिसमें गोल्ड है उसे यूज करो, 5% एरर है बस। तो अब तुम तीनों में से कौन सा उठा के अपने सर्किट में जोड़ोगे? रेड 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 और गोल्ड। बात समझ में आई? अब मान लो किसी एक्सपेरिमेंट को करते समय आपको फॉर एग्जांपल समझना ये वैल्यू चाहिए थी 6890, ये ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था। अब तो ध्यान से देख बेटे, ये मेथड जो है ना, ये जो अपना मेथड है कलर कोडिंग वाला, वो 6800 वाले को तो ढूंढ सकता है, 680 वाले को ढूंढेगा, 100 वाले को, 1000 वाले को, लाख सबको, पर ये 68 के बाद जो तीसरी डिजिट है इसको ये मेथड नहीं बता सकता। ये 6890 ओम के रेजिस्टेंस को उसमें से नहीं निकलवा सकता, कि एक्यूरेट यही वैल्यू वाला नहीं निकलेगा। हाँ आप 6800 का निकाल लोगे। 6800 के लिए आप कौन सी कलर कोडिंग देखोगे? ब्लू, ग्रे और 10⁻² जाएगा वो ब्राउन को, क्या नाम है, रेड, ब्लू ग्रे और रेड, ये 6800 का आ जाएगा। लेकिन 6890 का मिल जाए पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। एक्यूरेट के लिए फिर आपको क्या नाम है दूसरे मेथड से करेंगे, कलर कोडिंग से आप एक्यूरेट नहीं चूज कर सकते उससे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आप इसकी लिमिटेशन को मेथड की 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मतलब इनका खेल होता है ये बस, उसके बाद तो 0 ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद ये वैल्यूज आपको मिली तो साहब ये मेथड इसमें काम नहीं आता है, क्लियर। तो 2 तरीके से सवाल बनता है, कलर दे देगा वैल्यू लिखा लेगा, वैल्यू दे देगा कलर लिखा लेगा। और इसको लिखने का याद करने का सिर्फ एक तरीका, ये लाइन रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी को याद करना बेटे, बीबी रॉय वाली को, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। वैसे ब्रिटेन की वाइफ ज्यादा गुड होती नहीं है, ठीक है बेटे, खतरनाक बताई जाती है, पर लाइन ब्रिटेन के ऊपर है, ठीक है। और वो याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं उसको आगे पढ़ोगे तो वाइफ के बाद आता है वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। और वो बच्चा वैसे याद कर लेता है, गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नेकलेस का जो एन होता है वो 9 कलर के लिए आता है, वो प्लस माइनस 20%, ठीक है, वो टॉलरेंस पावर है। तो स्क्रीन करोगे ये क्वेश्चन और ये वाला सॉल्यूशन लिख इसका, लिख लिया बेटे, आ जा। देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का बेटे एक अंदाज ये भी है, ठीक है ना, एक अंदाज ये भी है, ये अंदाज है, ध्यान रखना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ये हो जाना चाहिए कि कितने टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अंदाज ये क्या है, ये मुझसे कहता है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी कलर कोडिंग दे रखी है, कलर दे रखे हैं ब्राउन ब्लैक और रेड, और उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, कितने की? 5 की। कहता है सर्किट के अंदर करंट बताइए कितना चल रहा होगा, कैलकुलेट द करंट। तो तू एक बात बता, कलर सीक्वेंस मुझे दे रखा है सब ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन ब्लैक और रेड, आगे चौथा कलर ही नहीं दिया साहब, 9 कलर हो गया तो 20% हो गया। तो पहले इसका रेजिस्टेंस लिख, रेजिस्टेंस ब्राउन के लिए हो गया 1, ब्लैक 0 इंटू
10⁻² रेड 2 प्लस माइनस 20%, ये आंसर है। इतना ओम है साहब, इतना ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब हम लोग बेटे इसको उस पर करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं इसके लिए, किसके लिए, कलर कोडिंग मेथड में, तो उस टाइम पर आप ना टॉलरेंस पावर को कंसीडर नहीं करोगे रिजल्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। जब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये सही है, लेकिन जब ये सप्लाई आई, ठीक है, उसने बोला है ना 5 ओम की, वो 5 वोल्ट की सप्लाई पर है, तो ये वैल्यू तेरे पास हो जाएगी 5 वोल्ट की सप्लाई बटा 10 × 10⁻², मतलब 10⁻³ और ऊपर गया -3, तो आई की वैल्यू तेरे पास 5 × 10⁻³ एम्पियर, तो दिस इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर आंसर रहा है ना। जो मेन बात आपको यहाँ याद रखनी है वो ये है क्या, कि ओम्स लॉ अप्लाई करते समय कलर कोडिंग मेथड के अंदर जो एरर आता है वो यूज नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। बस समझ में आइए ना बेटे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हिंदी में लिख लेना बेशक से है, तो स्क्रीन को आराम से नोट कर ले। आ जाओ बेटे, एक अंदाज ना बेटे इस क्वेश्चन को विल्सन ब्रिज पर पूछने का भी बनता है। जैसे समझिए, मैंने आपको 4 रेजिस्टेंस 4 आर्म में लगा के दे दिया साहब, ये विल्सन ब्रिज का सर्किट है, साफ दिखाई देता है। अब ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, ये सिचुएशन बताइए। 10 वोल्ट की सप्लाई है, कहता है 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताओ कितना होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है सर, अब जहां पर हम लोग अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ करके आए थे, यहाँ पे उसने कार्बन रेजिस्टेंस विद कलर कोडिंग दे दी है, कलर की सीक्वेंस दे रखी है, मैंने ऊपर से ऐसे लिखी हुई है बेटे, ठीक है ना, आपको ऊपर से पढ़नी है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, ठीक है, सभी में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, वो साइड में लिख दिया। वो लैंग्वेज में भी दे सकता है, फिगर के साथ भी दे सकता है। अब 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होगा, अगर ये बैलेंस सर्किट पाया तो 5 ओम के अंदर करंट ही नहीं जाएगा। तो पहले चेक कर ले पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या है, ये ठीक है। तो देखियो पी क्या है, पी सबसे पहले ब्राउन हो गया 1, उसके बाद ब्लैक 0, फिर 10 अपनी तरफ से लगाया, फिर ब्राउन 1, ठीक है, तो ये हो गया 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है सर, पी क्यू को क्यों बोलता है रेड हो गया 2, उसके बाद ब्लैक कितना है साहब 0, ब्राउन 1, सर ये हो गया 200 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, जब सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं कलर कोडिंग को, तो परसेंटेज एरर जो है वो नहीं कंसीडर करना है। आप ये मत सोचना सर प्लस माइनस 20% नहीं लिख रहे, आपको कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, पी क्यू आर ऑरेंज ब्लैक ब्राउन, ऑरेंज कितना है सब, ऑरेंज 3 है सर, तो 3, फिर ब्लैक 0, 10⁻1, सर ये 300 होगा। ठीक है सब, पी क्यू आर एस है ब्लू कितना है 6, फिर ब्लैक 0, 10⁻1, क्या ये 600 ओम है? हाँ सर। तो ध्यान से देखिए, आप पी अपॉन में क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस आता है, देखिए एक बार सर, वो है 100/200 और वो है 300/600, क्या ये बराबर है? हाँ सर ये बराबर है। अगर ये बराबर है इसका मतलब दिया गया सर्किट बैलेंस विल्सन ब्रिज है साहब, और अगर बैलेंस है तो बीच वाले 5 ओम के अंदर करंट नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को लिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कलर कोडिंग के क्वेश्चन को इस हिसाब से भी पूछ सकता है। बस कलर कोडिंग तो लिखनी थी बेटे, कोई नई चीज तो लिखनी है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब आराम से रोको इसको, स्क्रीन को क्वेश्चन का बना देना है कि कैलकुलेट द करंट इन द 5 ओम रेजिस्टेंस इन गिवन सिचुएशन, ठीक है, और ये फिगर और ये सॉल्यूशन, और लैंग्वेज ये लिख देनी है कि हियर द गिवन सर्किट इज बैलेंस्ड विद दिस, हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू द मिडल आर्म 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, जब ये क्वेश्चन आप कर दो सारे, फिर उसके बाद बेटे 4-5 क्वेश्चन अभी कवर कर लेना, ठीक है, अभी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और आपको ये अंदाजा हो जाएगा किस हिसाब से सीबीएसई क्वेश्चन को पूछती है, ठीक है। तो रोक स्क्रीन को, इनको फटाफट कवर कर लो। आ जा बेटे, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, 2 नंबर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस लिमिटेशन पर आने से पहले ना बेटे यहाँ पर 2 डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से साहब ये डेफिनेशन नहीं है तो जन्नत है, जन्नत। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकता है। एक तो है बेटे ओमिक मटेरियल, ओमिक मटेरियल, ठीक है, या ओमिक सर्किट एलिमेंट बोल दो, ठीक है। ओमिक वैसे नाम से भी आपको अंदाजा आ रहा होगा, वो सभी मटेरियल जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आपको लिखना काफी ज्यादा है तो अपना पहले स्क्रीन को रोक करके, ठीक है, मेन हेडिंग चाहो तो अभी ये मत बनाओ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, सबसे पहले लिखो यही ओमिक मटेरियल, और स्क्रीन को रोक डेफिनेशन नोट कर दो, सही है। तो कौन से होते हैं साहब ओमिक मटेरियल? जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, जो ओम्स लॉ को वेरीफाई, बच्चा बोला वेरीफाई का सीधा साधा हिसाब है साहब, जब आपको उसका आईवी ग्राफ बनाओगे या वीआई ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, तो साहब स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन देकर के जाते हैं वो सभी ओमिक मटेरियल होते हैं। इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो बेटे इनका एग्जाम्पल आपका मेटल से ही है, मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, ठीक है। तो अगर आप मेटल से एग्जाम्पल लिख दोगे तो मेटल से ही एलॉय बनते हैं, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, ठीक है, मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, ठीक है। आपके इसमें क्या नाम है बेटे, केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, खासतौर पर ना CuSO4 जो है बेटे, ठीक है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले। कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, जब आप इसका आईवी बनाओगे तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो एक प्रकार से ये ओमिक मटेरियल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये
तो ये तो हो गए साहब ओमिक। दूसरी डेफिनेशन, दूसरा मटेरियल बनता है बेटे नॉन ओमिक। नॉन ओमिक। अब आप बड़े बच्चों को बताना साहब नॉन ओमिक, ये कॉमन सेंस आप जो मटेरियल ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करते, जो मटेरियल ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करते। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का मतलब कि साहब जिनका आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, खत्म। ठीक है ना, जिनका आईवी ग्राफ अगर आप लोग बनाने जाओ, आई और बी बनाते हो, तो डेफिनेशन को वहां से नोट कर लेना। ठीक है बेटे, ये आईवी ग्राफ बनाया और स्ट्रेट लाइन नहीं आता, सही है। मान लो ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ ना बेटे उसमें आता है आपका सेमीकंडक्टर्स के अंदर आएगा ये ग्राफ। और सबसे बेस्ट एग्जांपल ना नॉन ओमिक का अपने सिलेबस के हिसाब से सेमीकंडक्टर्स ही है। सेमीकंडक्टर चैप्टर से जैसे आपका वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है ना, आपका डायोड, ट्रांजिस्टर्स या सेमीकंडक्टर्स ही लिख दो, ये सब इसी के एग्जांपल है नॉन ओमिक के। वहां पे आईवी ग्राफ बनेंगे लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा फिर बच्चा बोला सर यहाँ तो चलो रेजिस्टेंस हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकलवा देते थे, tan थीटा से निकाल देते थे और वो v की वैल्यू v बाई आई होती थी, आई आर की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे भी निकलेगा, हाँ निकलता है, यहाँ पे भी है। देखो ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ तो है नहीं, जैसे आपका न्यूटन्स लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, चार लॉ लिख सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, तो आंसर है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका ये होता है बेटे, इसके ऊपर ना 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट आपको याद है, जैसे एवरेज स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है ना। और 2 पॉइंट लेने के बाद 2 कोऑर्डिनेट इस साइड, मतलब ऐसे और ऐसे करके, ये यहाँ से उठेंगे कोऑर्डिनेट ऐसे, जब आप लैब में करोगे, ठीक है ना, यहाँ से लिए जाते हैं। ये वाला डाटा मेरे पास डेल्टा वी आ जाता है, ये वाला डेल्टा आई आ जाता है। तो जो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लिखते हैं ना बेटे, वो नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, वो नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं होता, जैसे डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, और इस रेजिस्टेंस का नाम होता है आरडी, लिखते हैं इसको आरडी, डी फॉर डायनामिक, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस हम लोग तभी कैलकुलेट करते हैं जब ओम्स लॉ डायरेक्ट वेरीफाई नहीं होता, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या, उसका एवरेज स्लोप लेकर के निकाल देते हैं, ठीक है ना, इसे एवरेज स्लोप भी बोलते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा ई, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन है, सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओमिक नॉन ओमिक, इनके एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो 4 मटेरियल दे दिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक। तो जो एग्जांपल आपको लिखाया गया, इन एग्जांपल को जरूर लिख लेना, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, थायरिस्टर है, ठीक है, थर्मिस्टर है, ठीक, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसकी इनको रोक, दोनों डेफिनेशन के साथ ये फिगर, ये बेटे। अब आ जाए लिमिटेशंस के ऊपर, ठीक है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन तो बेटे जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो ना, डेफिनेशन जब हम लोग लिखते हैं, उस डेफिनेशन को याद करो, उसके ब्रैकेट में सब लिखा जाता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये कुछ फिजिकल पैरामीटर है, ये सभी कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो साहब ये जो रिलेशन है ना डायरेक्ट वैलिड नहीं होती है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक। अब जो भी ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है बेटे, ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो लिखिए, लेकिन एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है, ये ग्राफ का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप चाहे इसको पढ़ लो और लिखना चाहो आप लिखिए, ये आपकी मर्जी है। पर हाँ, ये जो पहला कंसेप्ट है कि ये साहब यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये जरूर याद रखना, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक। तो आज सबसे पहली लिमिटेशन देख साहब इसकी, लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, पहली साहब, अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। बच्चा बोला मतलब ये है, सुन, जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने 10वीं में किया भी है, 10th क्लास में किया है, तो बेशक से आए नहीं आए, आपको वहां पता है कि सर ने कह रखी है स्ट्रेट लाइन बना के आनी है, सीधा बना के आते हो सर, ठीक है नहीं। और रेजिस्टेंस किससे आ जाता है, स्लोप से। तो यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख करके आते हो तो tan थीटा हो जाता है, लेकिन 10th में स्लोप का पता नहीं होता, तो आप v बाई आई से लिख देते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक है सब, लेकिन इन रियलिटी ये होता नहीं है बेटे, ठीक है। ये कभी कहानी होती है जो हम, ये कहानी है, एक तो करंट कम चलना चाहिए वायर के अंदर जिसका आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूसरा वायर वो हीट ना हो, अगर वो कंडक्टर का वायर है ना, हम लोग तभी तो एलॉय देते हैं, वहाँ मैग्नीन वायर देते हैं लैब के अंदर। अगर वो कंडक्टर है साहब, मान लो कॉपर ही है, और 2-3 घंटे सर्किट चल गया, उसके अंदर करंट फ्लो होता रहा, तो कॉमन सेंस कहती है कि वो वायर हीट होगा, और कंडक्टर का वायर अगर हीट हुआ है तो साहब उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब तुम समझते हो ग्राफ का स्लोप बढ़ना, आर की वैल्यू बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ना, मतलब जैसे जैसे अगर आपने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, समय बीतता चला गया, सही है, करंट बढ़ गया, ज्यादा करंट का वो क्या नाम है, टेम्परेचर बढ़ गया, या ये को आपने करंट ही ज्यादा छोड़ दिया सर्किट के अंदर, तो साहब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता वायर का, ठीक है। रेजिस्टेंस समय के साथ बढ़ता चला जाता है, देख ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने का मतलब समझ लो स्लोप बढ़ना लगाता है। तो ये हाइयर करंट कहे तो सही है, मैं कहना चाहूँ तो इसको कह सकता हूँ ये हाइयर करंट के लिए, हाई करंट के लिए, ये ग्राफ ऊपर वाला, तो ये लो करंट के लिए है। तो लिमिटेशन क्या होगी साहब, लिमिटेशन ये हो गई कि लो करंट के लिए ही वैलिड है साहब, हाई करंट के लिए ग्राफ वैलिड नहीं होता, ग्राफ डेविएशन शो कर जाता है, बस समझ में आइए, एक लिमिटेशन ये हो गई।
ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसके ये लिखना चाहो लिखिए, कोई कंपल्सरी नहीं है, बस हेडिंग बना देनी है व्हेन आई वेरीज नॉन लिनियरली विद अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, एक ये, या अपनी लैंग्वेज में लिख देना एट हाई करंट ग्राफ इज नॉट लिनियर। ठीक है, दूसरा सेमीकंडक्टर्स के लिए भाई ग्राफ वैलिड नहीं है। ये जो ग्राफ मैं आपके सामने फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ ना बेटे, ये वीआई ग्राफ है, सॉरी आईवी ग्राफ। ये आईवी ग्राफ मैं आप लोगों को उसमें पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर्स में 5 नंबर में। ठीक है, ये सिर्फ आई लिख करके छोड़ दिया है, नहीं तो इसमें ऊपर मिली एम्पियर होता है, नीचे माइक्रो एम्पियर होता है। आपको फिलहाल इतना बनाना है, ये क्यों आया कैसे आया फिलहाल कोई मतलब नहीं है आपको। ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आता है ये, अब तो देख लेते हो कहीं पे स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है इसमें ना। अब ये ग्राफ आया और है ये आईवी ग्राफ ही, कहने का मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है। ये ग्राफ है बेटे पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है ये पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, क्यों आया कैसे आया सब बाद में आना, फिलहाल आपको लिमिटेशन लिख रहे हैं। लिमिटेशन में ये बस ये लिखना है कि दिस ग्राफ दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर पीएन जंक्शन डायोड, बस ये लाइन लिखे और अपने ये ग्राफ, ये लॉ आता है, देखिए कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है। दैट्स व्हाई इसके अंदर हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स में वापस समझाया जाएगा, फिलहाल बस ग्राफ बना दें। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो उसको लिखो, आपकी मर्जी है, नहीं तो सिर्फ ये ग्राफ बनाओ, हेडिंग लिख दो, ग्राफ बना दो। ठीक है, रोके इनको फटाफट बना लिया बेटे। एक ग्राफ ना बेटे, जैसे ये सेमीकंडक्टर्स ही है, ये तो सेमीकंडक्टर था पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर के अंदर ना एक मटेरियल बहुत फेमस है, गैलियम आर्सेनाइड। साहब ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये मटेरियल नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अपने आप समझा दूंगा। GAAS गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है, ये वहां पर बेटे सेमीकंडक्टर्स को बनाने में यूज होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जब गैलियम आर्सेनाइड का आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बेटे, आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ अगर गैलियम आर्सेनाइड के लिए ड्रॉ किया जाता है तो ये ग्राफ कुछ ये फॉर्मेट का आता है, ये फॉर्मेट आता है। क्यों आया कैसे आया हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये आता है ऐसा। अब तू अंदाजा लगा कि सीबीएसई इस क्वेश्चन को कितने हिसाब से पूछ सकती है, और पूछा है, पूछ सकती है, पूछा है। कई साल तो ऐसा हुआ है कि ड्रॉ द आईवी वेरिएशन फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ये क्वेश्चन ही आया है बस, तो आपको ये ग्राफ बना के आना था। और कई साल ऐसा हुआ है बेटे, वो ग्राफ के ऊपर ना इस हिसाब से पॉइंट लिख के दे देता है, पॉइंट जैसे ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ पर लिख दिया, सी। ठीक है, ऐसे पॉइंट दे देता है और क्वेश्चन कह देता है बताइए किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, किस पोर्शन के अंदर एबीसी के दौरान पॉजिटिव रेजिस्टेंस रहा है और किस रीजन के अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस रहा है। अब तू देख ध्यान से कि आईवी ग्राफ ऐसा, तो इस जगह कहीं पे भी स्लोप लेकर के देखूंगा, कहीं पर भी एवरेज स्लोप भी लूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इस रीजन के अंदर जो एवरेज स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई है। तो हम लोग इसको ना, इसलिए मैं पढ़ाता ही इस हिसाब से, मैं बनाते इस हिसाब से हम लोग, जिससे कि क्वेश्चन ही आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को 3 रीजन के अंदर आपको दिखा देता हूं। एक रीजन ग्राफ का ये है और एक ये है। ये जो रीजन है आपके पास, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, बस समझ में आई है। और ये है बेटे पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर सुन लो। एक तो क्वेश्चन बनता है कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए आईवी ड्रॉ करिए, तो फिर तो ग्राफ ड्रॉ करके आना है। और एक ड्रॉ होकर के पेपर में आता है और कहता है साहब इसमें रीजन बताइए पॉजिटिव रेजिस्टेंस का कौन सा, नेगेटिव का कौन सा है। ठीक है, बात हो जाइए। तो गैलियम आर्सेनाइड कभी भी ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता, ये ग्राफ आता है। ठीक है, इसके अलावा बेटे 1-2 ग्राफ और बनाना चाहो तो बना लो, कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा अंदाजा रहता है कि थर्मिस्टर का, ये भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस में ही होता है। ठीक है, थर्मिस्टर है, ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हमारी। जब थर्मिस्टर का आप लोग ग्राफ बनाओगे बेटे, तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से आता है, क्लियर है। ये है थर्मिस्टर, ये भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। तो आईवी ग्राफ इज नॉट वैलिड फॉर सेमी, वो क्या नाम है, थर्मिस्टर। ठीक है, ऐसे डायोड वेल का भी होता है, नंबर 5 4 डायोड वेल बना सकते हो, 4 डायोड वेल। अगर उसका आईवी ग्राफ बनाओगे तो सेम इसी तरीके से ड्रॉ होकर के आता है, नॉन लीनियर फॉर्मेट में, उसी फॉर्म का आता है। ठीक है, ये आईवी डायोड वेल का हो गया। तो बेसिक सा कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि साहब ओम्स लॉ जो है वो डायरेक्ट वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, तो रोक स्क्रीन को और फटाफट गैलियम आर्सेनाइड वाला कंसेप्ट लिख लो। ये 4 थर्मिस्टर 4 डायोड वेल्स, ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ बना दे, देख लिया। एक और बना दे, नंबर 6 वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर के अंदर ना बेटे हम लोग जो एसिड यूज करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 होती है, वाटर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। एक आपको एक कंपैरिजन भी हो जाएगा, CuSO4 जो अभी लिखवाया था वो ओमिक के अंदर गया था, और वाटर विद H2SO4 ये नॉन ओमिक में जाता है। ठीक है, इसके अंदर आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आता है बेटे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है,
लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होता, क्योंकि ओम्स लॉ तो ये कहता है कि ओरिजिन से पास होना चाहिए। इसमें बैक ईएमएफ सेट हो जाता है। बस आप फिलहाल इतना समझिए कि जब तक आप V0 अमाउंट की सप्लाई नहीं लगा दोगे, जब तक करंट ही चालू नहीं होगा, है ना जी अच्छी बात, कि वो तो ओम्स लॉ तो ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा भी लगाऊंगा करंट चालू हो जाएगा। लेकिन साहब इसके अंदर 1.67 वैल्यू आती है बेटे, जब आप इतना वोल्ट की सप्लाई नहीं लगा दोगे जब तक करंट ही चालू नहीं होता है साहब। ठीक है, तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग वोल्टा मीटर भी ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये लिखना चाहो तो आप इसको लैंग्वेज में लिख देना कि दिस ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हेंस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ वोल्टा मीटर। ठीक है, जब तक 1.6 वोल्ट की सप्लाई नहीं लगाते जब तक करंट स्टार्ट नहीं होता सर्किट के अंदर। और नॉर्मली देखा जाए तो यही चीज पाई जाती है हमेशा। ठीक है बेटे, ओरिजिन से ग्राफ पास हो ये बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, उसके लिए प्योर कंडक्टर होना चाहिए। तो ये बेटे टॉपिक था छोटा सा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।